नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश तिवारी आशित्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विगत दिनों से कुछ आयोग और महत्वपूर्ण पदों के बारे में एक श्रृंखला कवर कर रहे थे, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण आयोग है जिसका नाम है एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको संसद ने एक्ट 2010 द्वारा बना करके पारित किया। और एनजीटी के बारे में हम लोग कुछ जानकारियां एकत्रित करते हैं। सबसे पहले एनजीटी के बारे में जानकारी लेने से पहले ये जानेंगे कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, मतलब न्यायाधिकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, न्यायाधिकरण एक जुडिशियल एक्सपर्टीज के साथ कोर्ट होती है, यानी कि इसमें विशेषज्ञता के साथ अदालत होती है। इसमें लोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनको उनकी फील्ड की ट्राइब्यूनल्स में नियुक्त किया जाता है, जिससे जो उससे संबंधित विवादों को सुगमता पूर्वक समझा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी की स्थापना क्यों की गई, क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी। तो एनजीटी की स्थापना के जब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम जाएंगे तो सबसे पहले कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो मामले थे वो जब कोर्ट में जाते थे तो ऑलरेडी कोर्ट के पास इतना बर्डन है कि वो उससे जुड़े हुए प्रावधानों को जल्द से जल्द डिसीजन उस पर नहीं दे पाता था। इसीलिए पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाते हुए सरकार ने 2010 में एनजीटी एक्ट पारित किया गया, जिसमें पर्यावरणीय न्याय यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस को तेजी से प्राप्त करने के लिए बनाया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रक्रिया में सहायक है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप ये क्या समझते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सतत विकास है, यानी कि हम लोग पर्यावरण की क्षति के बिना जिस विकास को करते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये हमारी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक रूप से चीजें हमें प्राप्त हुई है वो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखनी है। हम लोग प्रकृति का दोहन इतना ना करें कि वो आगे आने वाले समय के लिए भयानक हो जाए। तो अब एनजीटी के बारे में हमने जानकारी ली कि एनजीटी का निर्माण क्यों किया गया। अब इसका इंस्पिरेशन क्या है, सोर्स क्या है, मतलब इंस्पायर्ड किस आर्टिकल से है। तो आपको पता है आर्टिकल 21 यानी कि राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने के अधिकार में पर्यावरण संबंधी अधिकार भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये इससे प्रेरित है। और दोस्तों, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि 323B इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो इसको 14A में रखा गया, जिसमें 323B के तहत यह प्रावधान है कि सरकार यानी कि केंद्र की संसद और राज्य की विधानमंडल यानी कि विधायिका एक्ट बना सकती है, कोई अधिनियम बना सकती है। तो ये इसका इंस्पिरेशन है, इससे इंस्पायर्ड है ये दोनों आर्टिकल और एनजीटी और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें। स्थापना, अगर हम लोग बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2010 को हुई। यानी कि आप लोगों को याद करना थोड़ा सा आसान होगा, इधर भी 10 और इधर भी 10 याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 2010 इसको बनाया किसने गया, मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार को अधिकार है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसे बनाया गया एक्ट 2010 पारित करके। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश बन गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत विश्व का तीसरा है जिसने एनवायरमेंट से जुड़ी हुई एक जुडिशरी का निर्माण किया है, यानी कि पर्यावरणीय न्याय जो एनवायरमेंटल जस्टिस है उसको बढ़ावा दिया। ये प्रदर्शित करता है कि भारत पर्यावरण के प्रति कितना सजग है, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री जी को सराहा भी है। तो अब हम लोग बात करते हैं संरचना की, स्ट्रक्चर क्या है। ये बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। यहाँ विशेष की जगह विशेषज्ञ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो विशेषज्ञ सदस्य, वर्तमान में इनकी संख्या 10 और 10 है। कितना मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा किया गया है, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और एक 10 न्यायिक सदस्य हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य हैं, यानी कि जिनको उस फील्ड के बारे में जानकारी, जो बेहतर सलाह दे पाएंगे, जो उस कमेटी में रह करके उसके महत्व को, पर्यावरण के महत्व को समझेंगे। अभी आप लोग देखेंगे इनसे जुड़ी हुई कुछ योग्यताएं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि इसमें कितना अच्छा समायोजन किया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले नियुक्ति के संबंध में कि इन पदों पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट की अपन बात करते हैं तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, यानी कि केंद्र सरकार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी सलाह से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि जो न्यायिक सदस्य होंगे और
जो विशेषज्ञ होंगे, जो एक्सपर्टीज होंगे, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो किसी से सलाह ले। अब हम लोग इससे जुड़ी हुई पात्रता की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट के लिए? तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अपन पाएंगे कि अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपॉइंट हो सकता है। और न्यायिक सदस्य की बात करें तो न्यायिक सदस्य को हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि दोनों में आप देखिएगा बड़ा माइन्यूट सा अंतर है कि उसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और इसमें क्या है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि इसमें चीफ जस्टिस होना हाई कोर्ट का नहीं है। विशेषज्ञ सदस्य जो एक्सपर्टीज होंगे वो फिजिक्स के या फिर जियोलॉजी के, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्षेत्रों से होंगे, जो पीएचडी, एमटेक, एमएससी, जो मास्टर्स डिग्री किए होंगे, और यह पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनको स्वतंत्रता देता है, यानी कि केंद्र सरकार इनसे कोई दबाव में कार्य नहीं करा सकता ये लालच दे करके कि आप पुनः नियुक्ति के पात्र हो जाएंगे, आपको इस पद के बाद इसमें रख देंगे। तो ये बड़ा स्वतंत्र होकर कार्य करे, तो इसके लिए कुछ ये प्रावधान किया गया है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे, तो हम लोग देखेंगे पदावधि, टर्म्स क्या है, मतलब इनका कार्यकाल क्या है। तो पद ग्रहण से 5 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आयु 70 वर्ष है, उच्च न्यायालय के लिए 67, विशेषज्ञ एक्सपर्टीज मेंबर के लिए 65। इनमें से जो पहले होगी, या 5 वर्ष पूरे हो जाएं या फिर उसके 70 वर्ष पूरे हो जाएं, इनके 67 वर्ष पूरे हो जाए, इनके 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है, मतलब कितने वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि वेतन और भत्ते। इसमें क्या होता है, जो वेतन और भत्ते निर्धारित हैं उसमें बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो वेतन पहले से निर्धारित है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं इसको स्वतंत्रता के कार्य करने के लिए स्वतंत्र करता है, यानी कि नहीं तो वो दबाव में रहेगा कि हमारी वेतन में कहीं पर कटौती ना कर दी जाए। तो ये संवैधानिक प्रावधान जो इसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम लोग बात करते हैं यहां से आगे, जिसका नाम है निष्कासन या त्याग पत्र, रिमूवल एंड रिजिग्नेशन। केंद्र को त्याग पत्र दे सकता है, अगर इसका कोई मतलब सदस्य या न्यायाधीश चाहता है कि मैं त्याग पत्र दे दूं तो त्याग पत्र केंद्र सरकार को दे सकता है। केंद्र मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य को हटा सकता है, यानी कि अगर केंद्र को लगता है कि वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो इससे जुड़ी हुई जो है, इससे जुड़े हुए प्रावधान को सबसे पहले डिस्कस करेगा किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और उसकी परामर्श, वो जो परामर्श देगा उस आधार पर इसको हटा सकता है। किसको? अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य को। नियुक्ति अध्यक्ष की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है, लेकिन यहां पे हटाने का प्रावधान किसके पास है? न्यायिक सदस्य को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हटा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं विशेषज्ञ सदस्य, जो एक्सपर्टीज मेंबर होंगे वो उनको केंद्र सरकार हटा सकती है आराम से। केंद्र सरकार को लगता है कि ये कुशलता से कार्य नहीं कर रहे तो केंद्र सरकार इन्हें हटा सकती है। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा रिमूवल एंड रिजिग्नेशन। अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है कार्यालय, ऑफिस। इनके ऑफिस कहां है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसका मुख्य कार्यालय कहां है? दिल्ली में। और अगर रीजनल ऑफिस की बात करें, रीजनल ऑफिस पुणे, भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पुणे, इनमें किस शहर में रीजनल ऑफिस नहीं है? आपको ऑप्शन दे सकते हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई, और एक ऑप्शन दे दिया मुंबई। तो आप लोग इसे टिक कर देंगे। और ये भोपाल में है, तो एमपीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो खास कर इसको याद रखेंगे कि रीजनल ऑफिस एनजीटी का भोपाल में है। अब हम लोग बात करते हैं एनजीटी के पास पावर क्या, मतलब वो दंड कौन से, पनिशमेंट क्या दे सकता है। तो इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आर्थिक दंड और कारावास दोनों के प्रावधान है। तो 3 वर्ष की सजा करा सकता है अगर कोई इसके मानकों का उल्लंघन करता है, और 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड भी प्रदान कर सकता है। यह इसके अधिकार क्षेत्र में है। और इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर पंता, जस्टिस लोकेश्वर पंता, और वर्तमान में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल
ये आप लोग याद रखिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और अब हम लोग यहां से चलते आएंगे और हम देखेंगे कि मुख्य बातें, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है और मुझे लगता है कि आगे वाली देखना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवाओं में इनसे जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। पर्यावरण संबंधी मामलों को 6 माह में निपटाना, यही तो इसका एनजीटी बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संबंधी मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। 6 माह के अंदर इसका निपटारा किया जाएगा। जब आप इसे मतलब अर्जी दायर करेंगे तो 6 माह के अंदर एनजीटी अपना फैसला सुनाएगा। और एनजीटी ऐसे प्रावधानों को 7 कानूनों के माध्यम से कार्रवाई करती है। इसमें 7 लॉ हैं जिसके माध्यम से ये कार्रवाई करती है। और अगर इस कार्रवाई से आप असहमत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसके डिसीजन के 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। और तभी लिखा गया है यहाँ पे अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि ये अर्ध न्यायिक निकाय का तात्पर्य इस बात से है कि अगर पूर्ण न्यायिक होता तो इसका मतलब कि इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस एक्ट में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में आप 90 दिन के भीतर अपनी अपील कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक ये भी है कि सीपीसी 1909 के तहत सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, यानी कि एनजीटी को सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त है। इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एनजीटी को किस कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, तो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं सिविल कोर्ट का। यहीं से एनजीटी हम लोगों का पूरा होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।